मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के वीडियो के माध्यम से हम थॉमस हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, उसके अंतर्गत ये विषय आता है। हम देखते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता अर्थात सर्वोच्चता किस में निवास करती है? संप्रभु कौन है? यहां हॉब्स ने लेवियथन को संप्रभु माना है। अब संप्रभु क्या है और क्या कर सकता है? जब हम देखते हैं तो हमें प्राकृतिक अवस्था की या मानव स्वभाव के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। जिस समय हॉब्स का जन्म हुआ उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध का वातावरण चल रहा था और मानव स्वभाव भी अपने स्वार्थ पूर्ति में संलिप्त था। परिणाम स्वरूप शांति छिन्न भिन्न हो चुकी थी। सभी व्यक्ति अपने स्वार्थ हेतु आपसी संघर्ष में संलिप्त थे। परिणाम स्वरूप आपसी सहयोग के स्वरूप में समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति होती है, जिसके आधार पर लेवियथन को शासक बनाया जाता है, जो समझौते का परिणाम है, न कि समझौते में शामिल। और समझौते के परिणाम होने के परिणाम स्वरूप उसके किसी प्रकार के कोई उत्तरदायित्व नहीं है, वह किसी प्रकार से बंधन से बंधा हुआ भी नहीं है। अतः हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके माध्यम से वह संप्रभु को सभी की संपत्ति छीनने का अधिकार प्रदान करता है, सभी के प्राण लेने का अधिकार भी दे सकता है और सभी संस्थाओं के ऊपर नियंत्रण रखने का और सभी की शक्ति को सीमित करने का अधिकार इस संप्रभु के पास है। अर्थात यह संप्रभु निरंकुशतावादी है, अर्थात सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए भी इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण या अंकुश नहीं है, क्योंकि वह अपने आदेश स्वविवेक से निकालता है और इन आदेशों को पालन कराने की शक्ति भी वह स्वविवेक से ही निकालता है। वह जनता के विचारों इस सिद्धांतों के ऊपर नियंत्रण रख सकता है, वह जनता की संपत्ति को छीन सकता है, उसे सीमित कर सकता है, या यूं कहें कि प्रजाजन के विवादों के संदर्भ में अंतिम निर्णय देने का अधिकार भी संप्रभु के पास है। उसे अन्य राष्ट्रों के साथ संधि, समझौते या युद्ध करने का अधिकार भी प्राप्त है। संपूर्ण प्रजाजन उसी के ऊपर आधारित है और सभी शासन की शक्ति का स्रोत यह संप्रभु है। यहां हम बौद्धा के संपूर्णता सिद्धांत की जब बात करते हैं तो पता चलता है कि बौद्धा ने अपने संपूर्णता सिद्धांत के माध्यम से संप्रभु के ऊपर 3 प्रकार के बंधन या नियंत्रण स्थापित किए थे, जिसमें प्रथम बंधन था प्रकृति के नियम, दूसरा बंधन था राज्य के मौलिक नियम, तीसरा बिंदु आता है ईश्वर के नियम। इन तीनों प्रतिबंधों के आधार पर जीन बौद्धा अपने संप्रभुता के ऊपर एक प्रकार से बंधन रोपित करता है, परंतु हॉब्स अपने संप्रभु के ऊपर ऐसा किसी प्रकार का कोई भी बंधन प्रतिबंधन नहीं लगाता है। अर्थात थॉमस हॉब्स का संप्रभु पूर्णतः स्वतंत्र है, सभी बंधनों से सर्वोपरि है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हॉब्स की संप्रभुता की धारणा असीमित संप्रभुता की धारणा है, जो निरंकुशता, जो अविभाज्यता की विशेषताएं लिए हुए है।
उसका स्वरूप भी कानूनी है और राज्य की समस्त शासन संचालन में संप्रभु सर्वोच्च है। वही विधि निर्माता है, वही विधि को लागू करने वाला है, वही विधि के तहत न्याय करने वाला है। अर्थात स्वयंभू, अपने आप में सर्वोपरि, अर्थात उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि थॉमस हॉब्स ने अपने ग्रंथ लेवियथन के माध्यम से जैसे संप्रभु सिद्धांत की व्याख्या की, जैसे राज्य की कल्पना की, उस राज्य की कल्पना के अंतर्गत हम देखते हैं कि डी सिवे नामक उन्होंने ग्रंथ की रचना की जो 1942 में प्रकाशित हुआ, जो 1942 में उन्होंने लिखा या प्रकाशित हुआ। उसके माध्यम से उन्होंने संप्रभुता की व्याख्या की। संप्रभु कौन है, संप्रभु के अधिकार क्या हैं, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, और ये संप्रभु है कौन? तो संप्रभु है लेवियथन। और लेवियथन को जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो शक्तियाँ दी गई हैं, वो असीमित हैं, अनियंत्रित हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। अतः हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स अपने संप्रभु सिद्धांत के माध्यम से संपूर्ण समाज के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करता है और इसके आधार पर वह समाज में निरंकुशता के माध्यम से शासन का संचालन करता है। इसके साथ साथ भी वह सब कुछ करने का अधिकार रखता है, परंतु व्यक्ति को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार मात्र केवल प्रतीत होता है तो प्राण दंड के स्वरूप। अर्थात जब संप्रभु द्वारा किसी व्यक्ति को प्राण दंड का अधिकार प्रदान किया जाता है तो वह व्यक्ति उस संप्रभु के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार रखता है, क्योंकि अपने प्राणों की रक्षार्थ ही सभी व्यक्तियों ने आपसी सहयोग के माध्यम से, आपसी परामर्श या समन्वय के माध्यम से संप्रभु राज्य की स्थापना की है। उस संप्रभु राज्य में लेवियथन संप्रभु होते हुए भी वह किसी व्यक्ति के प्राण दंडों का आदेश तो निकाल सकता है, परंतु उस आदेश के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार उस व्यक्ति को है। इसलिए यहाँ हमें ये प्रतीत होता है कि थॉमस हॉब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी एक व्यक्तिवादी विचारक है, क्योंकि वह सभी प्रकार से संप्रभुता की निरंकुशता में विश्वास करता है, परंतु उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार भी प्राण दंड की रक्षार्थ हेतु व्यक्ति को प्रदान करता है। अतः हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से जिस संप्रभुता सिद्धांत की स्थापना की डी सिवे नामक ग्रंथ के माध्यम से, जिसमें वह संप्रभुता की क्या विशेषताएं हैं, संप्रभु क्या कर सकता है, संप्रभु के आदेश सभी के लिए सर्वोपरि हैं, सभी आदेश मानने के लिए बाध्य हैं, बस शर्ते बस प्राण दंड को छोड़ करके। प्राण दंड का आदेश देना संप्रभु का अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु उस प्राण दंड के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार भी वह व्यक्ति को देता है। इस प्रकार से थॉमस हॉब्स जीन बौद्धा के सिद्धांत की, संप्रभुतावादी सिद्धांत की से भी आगे निकल करके निरंकुशतावादी संप्रभुता सिद्धांत की स्थापना की नींव रखता है। धन्यवाद।